लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 43वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शांता को आश्रम में आए 1 मास से ऊपर हो गया, लेकिन पद्म सिंह ने अभी तक अपने घर में किसी से इसकी चर्चा नहीं की। कभी सोचते भैया को पत्र लिखूं, कभी सोचते चलकर उनसे कहूं, कभी विट्ठल दास को भेजने का विचार करते, लेकिन कुछ निश्चय न कर सकते थे। इधर उनके मित्रगण वेश्याओं के प्रस्ताव को बोर्ड में पेश करने के लिए जल्दी मचा रहे थे। उन्हें उसकी सफलता की पूरी आशा थी। मालूम नहीं विलंब होने से फिर कोई बाधा उपस्थित हो जाए। पद्म सिंह उसे टालते आए थे, यहां तक कि मई का महीना आ गया। विट्ठल दास और रमेश दत्त ने ऐसा तंग किया कि उन्हें विवश होकर बोर्ड में नियमानुसार अपने प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ी। दिन और समय निर्दिष्ट हो गया। ज्यों-ज्यों दिन निकट आता था, पद्म सिंह का चित्त अशांत होता जाता था। उन्हें अनुभव होता था कि केवल इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से ही उद्देश्य पूरा न होगा। इसे कार्यरूप में लाने के लिए शहर के सभी बड़े आदमियों की सहानुभूति और सहकारिता की आवश्यकता है। इसलिए वो हाजी हाशिम को किसी न किसी तरह अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हाजी साहब का शहर में इतना दबाव था कि वेश्याएं भी उनके आदेश के विरुद्ध न जा सकती थी। अंत में हाजी साहब भी पिघल गए। उन्हें पद्म सिंह की नेक नियति पर विश्वास हो गया। आज बोर्ड में ये प्रस्ताव पेश होगा। म्यूनिसिपल बोर्ड के अहाते में बड़ी भीड़भाड़ है। वेश्याओं ने अपने दल बल सहित बोर्ड पर आक्रमण किया है। देखें बोर्ड की क्या गति होती है। बोर्ड की कार्यवाही आरंभ हो गई। सभी मेंबर उपस्थित हैं। डॉक्टर श्यामाचरण ने पहाड़ पर जाना मुलतवी कर दिया है। मुंशी अबुल वफा को तो आज रात भर नींद ही नहीं आई। वो कभी भीतर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। आज उनके परिश्रम और उत्साह की सीमा नहीं है। पद्म सिंह ने अपना प्रस्ताव उपस्थित किया और तुले हुए शब्दों में उसकी पुष्टि की। ये 3 भागों में विभक्त था। पहला, वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थान से हटाकर बस्ती से दूर रखा जाए। दूसरा, उन्हें शहर के मुख्य सैर करने के स्थानों और पार्कों में आने का निषेध किया जाए। वेश्याओं का नाच कराने के लिए एक भारी टैक्स लगाया जाए और ऐसे जलसे किसी हालत में खुले स्थानों में न हो। प्रोफेसर रमेश दत्त ने उसका समर्थन किया। सैयद शफकत अली, पेंशनर डिप्टी कलेक्टर, ने कहा, इस तजवीज से मुझे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन बगैर मुनासिब तरमीम के मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। मेरी राय है कि रिजोल्यूशन के पहले हिस्से में ये अल्फाज बढ़ा दिए जाएं। बइस्नाए उनके जो 9 माह के अंदर या तो अपना निकाह कर लें या कोई हुनर सीख लें, जिससे वो जायज़ तरीके से जिंदगी बसर कर सकें। कुंवर अनिरुद्ध सिंह बोले, मुझे इस तरमीम से पूरी सहानुभूति है। हमें वैश्याओं को पतित समझने का अधिकार नहीं है। यह हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीच या तुच्छ समझें। सबसे नीच हम हैं, सबसे पापी दुराचारी अन्यायी हम हैं, जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार, सच्चा समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों ही की बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। ये मीना बाजार हम लोगों ही ने सजाया है। ये चिड़ियां हम लोगों ने ही फांसी हैं। ये कठपुतलियां हमने बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहां दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हरामकारी के सिवा और कहाँ जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दाल मंडी उजड़ जाएगी। वे चिड़ियां उड़ जाएंगी, पहले नहीं। मुख्य प्रस्ताव इस तरमीम के बिना नश्तर का वो घाव है जिस पर मरहम नहीं। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभाकर राव ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरमीम का रिजोल्यूशन से क्या संबंध है। इसको आप अलग दूसरे प्रस्ताव के रूप में पेश कर सकते हैं। सुधार के लिए आप जो कुछ कर सके वो सर्वथा प्रशंसनीय है, लेकिन ये काम बस्ती से हटाकर भी उतना ही आसान है जितना शहर के भीतर, बल्कि वहां सुविधा अधिक हो जाएगी। अबुल वफा ने कहा, मुझे इस तरमीम से पूरा इत्तेफाक है। अब्दुल लतीफ बोले, बिना तरमीम के मैं रिजोल्यूशन को कभी कबूल नहीं कर सकता। दीनानाथ तिवारी ने भी तरमीम पर जोर दिया। पद्म सिंह बोले, इस प्रस्ताव से हमारा उद्देश्य वेश्याओं को कष्ट देना नहीं,
वरन उन्हें सुमार्ग पर लाना है। इसलिए मुझे इस तरमीम के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सैयद तेग अली ने फरमाया, तरमीम से असल तजवीज़ का मंशा फीत हो जाने का खौफ है। आप गोया एक मकान का सदर दरवाज़ा बंद करके पीछे की तरफ दूसरा दरवाज़ा बना रहे हैं। ये गैर मुमकिन है कि वे औरतें जो अब तक ऐश और बेतकल्लुफ़ी की जिंदगी बसर करती थी, मेहनत और मजदूरी की जिंदगी बसर करने पर राजी हो जाएं। वो इस तरमीम से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगी। कोई अपने बालाखाने पर सिंगार की एक मशीन रखकर अपना बचाव कर लेगी, कोई मोज़े की मशीन रख लेगी, कोई पान की दुकान खोल लेगी, कोई अपने बालाखाने पर सेब और अनार के खोमचे सजा देगी। नकली निकाह और फर्जी शादियों का बाजार गर्म हो जाएगा और इस पर्दे की आड़ में पहले से भी ज्यादा हरामकारी होने लगेगी। इस तरमीम को मंजूर करना इंसानी खसलत से बेइल्मी का इजहार करना है। हकीम शोहरत खां ने कहा, मुझे सैयद तेग अली के ख्यालात बेजा मालूम होते हैं। पहले इन खबीस हस्तियों को शहर बदर कर देना चाहिए। इसके बाद अगर वो जायज़ तरीके पर जिंदगी बसर करना चाहें तो काफ़ी इत्मीनान के बाद उन्हें इम्तहान शहर में आकर आबाद होने की इजाज़त देनी चाहिए। शहर का दरवाज़ा बंद नहीं है, जो चाहे यहां आबाद हो सकता है। मुझे काबिल यकीन है कि तरमीम से इस तजवीज़ का मकसद गायब हो जाएगा। शरीफ हसन वकील बोले, इसमें कोई शक नहीं कि पंडित पद्म सिंह एक बहुत ही नेक और रहमी बुजुर्ग हैं, लेकिन इस तरमीम को कबूल करके उन्होंने असल मकसद पर निगाह रखने के बजाय हर दिल अजीज बनने की कोशिश की है। इससे तो यही बेहतर था कि ये तजवीज़ पेश ही न की जाती। सैयद शराफत अली साहब ने अगर ज्यादा गौर से काम लिया होता तो वो कभी ये तरमीम पेश न करते। शाकिर बेग ने कहा, कंप्रोमाइज मुल्की मुआमलियात में चाहे कितना ही काबिल तारीफ हो, लेकिन इखलाक की मालूमात में वो सरासर काबिल एतराज़ है। इससे इखलाकी बुराइयों पर सिर्फ पर्दा पड़ जाता है। सभापति सेठ बलभद्र दास ने रिजोल्यूशन के पहले भाग पर राय ली। 9 सम्मतियां अनुकूल थी, 8 प्रतिकूल। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। फिर तरमीम पर राय ली गई। 8 आदमी उसके अनुकूल थे, 8 प्रतिकूल। तरमीम भी पास हो गई। सभापति ने उसके अनुकूल राय दी। डॉक्टर श्यामाचरण ने किसी तरफ राय नहीं दी। प्रोफेसर रमेश दत्त और रुस्तम भाई और प्रभाकर राव ने तरमीम के स्वीकृत हो जाने में अपनी हार समझी और पद्म सिंह की ओर इस भाव से देखा मानो उन्होंने विश्वासघात किया है। कुंवर साहब के विषय में उन्होंने स्थिर किया कि बातूनी शक्की और सिद्धांतहीन मनुष्य है। अबुल वफा और उसके मित्रगण ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हीं की जीत हुई। उनका यों पुलकित होना प्रभाकर राव और उसके मित्रों के हृदय में कांटे की तरह गड़ता था। प्रस्ताव के दूसरे भाग पर सम्मति ली गई। प्रभाकर राव और उसके मित्रों ने इस बार उसका विरोध किया। वो पद्म सिंह को विश्वासघात का दंड देना चाहते थे। ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अबुल वफा और उनके मित्र बगलें बजाने लगे। अब प्रस्ताव के तीसरे भाग की बारी आई। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने उसका समर्थन किया। हकीम शोहरत खां, सैयद शफकत अली, शरीफ हसन और शाकिर बेग ने भी उसका अनुमोदन किया, लेकिन प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने उसका भी विरोध किया। तरमीम के पास हो जाने के बाद उन्हें इस संबंध में अन्य सभी उद्योग निष्फल मालूम होते थे। वो उन लोगों में थे जो या तो सब लेंगे या कुछ न लेंगे। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। कुछ रात गए सभा समाप्त हुई। जिन्हें हार की शंका थी वो हंसते हुए निकले, जिन्हें जीत का निश्चय था उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। चलते समय कुंवर साहब ने मिस्टर रुस्तम भाई से कहा, ये आप लोगों ने क्या कर दिया? रुस्तम भाई ने व्यंग्य भाव से उत्तर दिया, आपने जो किया वही हमने किया। आपने घड़े में छेद कर दिया, हमने उसे पटक दिया। परिणाम दोनों का एक ही है। सब लोग चले गए। अंधेरा हो गया। चौकीदार और माली भी फाटक बंद करके चल दिए, लेकिन पद्म सिंह वहीं घास पर निरुत्साह और चिंता की मूर्ति बने हुए बैठे थे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 43वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।